हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले न्यूक्लियर फिजिक्स का वन शॉट रिवीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम जोरदार जो है होने वाला है। इससे पहले जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन वॉच। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू फॉर दिस वीडियो गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमको पता चला था कि एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिव और हाईली डेंस होता है गाइस। ठीक है, तो यहीं पे हम यहाँ पे बाद में धीरे धीरे अपने को पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अगर इनके मास की बात करें तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मास क्या रहता है, सेम रहता है, अप्रोक्सीमेट अपन इक्वल मानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन पे जो है चार्ज जीरो होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है गाइस। ठीक है, अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो सिंबल अपन यूज करते हैं दैट इज ZXA। Z जो होता है गाइस एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हो, क्लियर है। और यहाँ पे जो A होता है दैट इज न्यूक्लियर मास या एटॉमिक मास अपन बोल देते हैं गाइस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे A जो होता है दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, क्लियर है। अगर मान लो किसी भी न्यूक्लियस में मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो जस्ट यू कैन यूज दिस फार्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू A माइनस Z आपको कर देना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइस, किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस का अगर वॉल्यूम आपको चाहिए तो जस्ट आप क्या निकाल सकते हैं, अपने को एक रिलेशन मालूम होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहां से अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो गाइस आपके पास लीनियर ग्राफ जो है निकल के आएगा V वर्सेस A। ठीक है, ग्राफ भी पूछा गया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ भी आप स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसी को थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का शेप जो मानते हैं, जो सपोज करते हैं दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, हाईली डेंस और स्फेरिकल टाइप है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह अपन 4/3 पाई आर क्यू रखेंगे, यहाँ पे हमारा मेरे पास ए रहेगा। तो यहाँ से अपन निकालते हैं रेडियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो मेरे पास जो फार्मूला निकल के आता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। क्लियर है, r नॉट मेरे पास कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1.2 फर्मी। क्लियर है, और यहाँ पे 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻50 मीटर गाइस। तो यहाँ से मेरे को ये पता चलता है जो न्यूक्लियर का साइज होता है, जो ऑर्डर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, कितने ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻50 मीटर का ऑर्डर का होता है बेटा। ठीक है, आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे r नॉट मेरा कांस्टेंट है, इसको लिख सकता हूँ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। क्लियर है, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा r1 डिवाइडेड बाय r2 इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय a2 की होल पावर 1/3। बेटा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। कभी कभी कोई न्यूक्लियस दे देगा, यहाँ पे a जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में जो है आपको ए दे दिया जाएगा और ए का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 27 है और आपके पास 64 है, 125, मतलब कुछ इस तरह का डाटा दिया जाएगा जिससे आपको 1/3 क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए बेटा। बात समझ आ रही, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 64 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, है ना, 216 इसको लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 3। समझ रहे हैं ना, तो इस टाइप की न्यूक्लियस जो है आपको प्रोवाइड करता है वो एग्जामिनर। ठीक है, वो नहीं चाहता कि तुम उलझ जाओ, वो चाहता है कि तुम सुलझ जाओ भाई साहब। ठीक है, तो सिंपल सा डाटा आपको देगा और कभी कभी ना वो रेशियो पूछता है। बात समझ आ रही, एक न्यूक्लियस की आपको रेडियस दे दी जाएगी, दूसरे की पूछ ली जाएगी। कभी कभी रिलेशन बना के देता है कि इसकी रेडियस इस न्यूक्लियस की क्या है, इतने टाइम्स है। ठीक है, तो अब आपको उस न्यूक्लियस को बताना है। बात समझ, कभी रिलेशन देके न्यूक्लियस के बारे में पूछ लेगा, न्यूक्लियस दे देगा, दूसरा पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट गाइस हमने यहाँ पे आपके लिए नोट पॉइंट करके लिख दिया है कि साइज ऑफ एटम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। क्लियर है, बोले तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का। दूसरा मेरे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ लेता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको जस्ट क्या कर दो, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस करोगे तो आपको पता है 10⁻10 और ऊपर जाएगा प्लस का 15 तो 10⁻5 आ जाएगा। क्लियर है, एटम डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस करोगे तो 10⁻+5, अगर इसका रिवर्स कर दोगे तो 10⁻−5 हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल आपको ये चीज याद होनी चाहिए बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो है डेंसिटी बहुत हाई होता है। हाई तो होता है पर वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये फार्मूला तो मुझे याद होता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है अप्रोक्सीमेट अपन सेम कंसीडर कर लेते हैं बेटा।
तो यहाँ पे देखो मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालूंगा बेटा, ध्यान से देखो। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मैंने आपको ये भी बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, अप्रोक्सीमेट अपन ने इक्वल माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे पूरे न्यूक्लियस का क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो अगर मैं एक को छुपा लूं तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा mp, mp बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका वॉल्यूम क्या लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यू। चूंकि मुझे पूरे न्यूक्लियस का निकालना है बेटा, तो a क्या होता है आपके पास p प्लस n, बात समझ आ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मुझे a से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, समझ रहे कि नहीं, एक, तो मैं यहाँ पे a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो टोटल न्यूक्लियस का क्या निकल आएगा, डेंसिटी निकल आएगा। बात समझ आ रही है बेटा। यहाँ पे r जो है आपको ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू उठा के हमें पटक दिया हमने, तो कितना 4/3 पाई r नॉट का क्या हो जाएगा क्यू, और a की पावर 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, a बच जाएगा। जस्ट बेटा ध्यान से देखो, a और a ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 ऊपर चला गया तो 3 mp डिवाइड बाय 4 पाई r नॉट की पावर q हो जाएगा। क्लियर है बेटा। मेरे पास mp की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 kg। r नॉट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मालूम है बेटा, ठीक है, मैं ये रख दूंगा, ये रखिए मेरे पास फर्मी ऑर्डर की। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 है ना। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डेंसिटी जो आएगी कांस्टेंट आएगी 1.2 10 पावर 17 kg पर मीटर। अब देख रहे हो कितनी हाई डेंसिटी आई पॉजिटिव में, समझ रहे हैं कि। तो ये भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे गए, कई बार याद रखना, कई बार तो रिजल्ट ही पूछ लिया है डायरेक्ट तुमसे एग्जाम में। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है बेटा ए पे डिपेंड नहीं करती, उस केस में अगर मैं रो वर्सेस ए का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट जो है लाइन आ जाएगी। बात समझ आएगी। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल के आता है कि रो डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ मास। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन पूछे गए ग्राफ बेस्ड, और कभी कभी पोपट बनाने के लिए वो क्या दे देता है, 2 न्यूक्लियस दे देगा, पूछेगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डेंसिटी, तो क्या आएगा 1:1 ही रहेगा, क्योंकि रो डज नॉट डिपेंड ऑन ए। आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट गाइस बातें करते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरे आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम जो यहाँ पे बातें करने वाले गाइस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल प्लस एसएसआर रीजन वाले क्वेश्चन चिपका दिए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी बेटा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर बात करें तो ये जो फोर्सेस होते हैं बेटा चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। दूसरी चीज है स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं। अगर स्पिन पैरेलल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, अगर स्पिन एंटी पैरेलल है तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वर्क करते हैं बेटा। क्लियर है। अच्छा, ये नॉन सेंट्रल टाइप के फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल टाइप के फोर्स नहीं है, याद रखना। इनकी जो रेंज होती है बेटा बहुत शॉर्ट रेंज होती है, ज्यादा रेंज तक जो है वर्क नहीं कर सकते। क्लियर है। These are not always attractive in nature, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इनकी रेंज क्या होती है, बहुत कम होती है, तो हमेशा ये जो होते हैं अट्रैक्टिव इन नेचर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो नॉट ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, ठीक है। कैसे है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का जस्ट मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जहां पे वर्क डन अगर किया जाए तो क्या रहता है, पाथ इंडिपेंडेंट रहता है, और नॉन कंजर्वेटिव केस में जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें इनकी रिलेशन की, तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इनके लिए क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नेट फोर्स की बेटा बात करते हैं। नेट फोर्स कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी और न्यूक्लियर फोर्स भी है। एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत सारे होंगे, न्यूट्रॉन भी बहुत सारे होंगे। न्यूट्रॉन पे क्या है, चार्ज 0 है, बट प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हमने पढ़ रखा है कि लाइट चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल करते हैं बेटा। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो फिर स्टेबल नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन तो यही आता है कि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियर टूट जाएगा, बट यहाँ पे बेटा एक फोर्स जो अपन अभी पढ़े हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, जो शॉर्ट रेंज के लिए सही, लेकिन यहाँ पे वर्क करेगा जो न्यूक्लियस को क्या करेगा, बनाए रखता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। इससे अपन जो है न्यूक्लियस बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है, अगर मैं नेट फोर्स कंसीडर करूँ, नेट फोर्स कंसीडर करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस आपको न्यूक्लियर फोर्स लेके चलना है, ठीक है। तो आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कौन सा फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स आने की वजह से ये जो फोर्स है कम हो जाएगा, देन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन,
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जब भी नेट फोर्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कंसीडर कर ले तो उस केस में ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा, ये वाला ऑर्डर आएगा बेटा। तो याद रखना, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट गाइस अपन बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे चीजें होती है जैसे आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। आइसोटोप का जस्ट मतलब होता है कि उसमें क्या हो, एटॉमिक नंबर जो है सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, आइसोबार्स का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट जेट, एटॉमिक नंबर इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन नंबर जस्ट आपको चेक करने होते हैं, न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एग्जांपल दिए जाएंगे। ठीक है, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा जो है आइसोटोन है, जस्ट आपको न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालने का मैंने फार्मूला आपको बताया है, n = a - z करके बेटा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे तो इस केस में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 AMU, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज गिवन एज 1/12 ऑफ 6C12। कार्बन कौन सा 6C12 का 1/12 आप लोगे तो मेरे को क्या मिलेगा 1 AMU, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इसको अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ रहे हैं ना। एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की वो कैसे किसमें ऑर्डर में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और जो मेरे पास एटॉम की आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1 AMU = अगर मैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय c²। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं यहाँ पे 1 AMU को c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। अभी फिलहाल ये क्या लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर, जो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये वाला जो रीजन मैंने यहाँ पे बीच में बनाया है, इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इक्वल है। क्लियर है, तो ऐसे न्यूक्लियस को वहां पे ज्यादा स्टेबल पाया गया। दूसरे इस वाले रीजन में, यहाँ तो मैंने न्यूट्रॉन लिया है, यहाँ पे प्रोटॉन लिया बेटा। ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, कम है, वो भी अनस्टेबल है। और दूसरे जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है, तो वो भी क्या है, अनस्टेबल है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो डिके करते हैं और इस रीजन को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ये मेरे पास जो है स्टेबल रीजन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले रखा है और इस वाले लाइन में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिया है। तो इस वाले रीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब n डिवाइडेड p का रेशियो लोगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा, और इस वाले रीजन में n/p का रेशियो लेस देन आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन करोगे तो obvious बात है 1 से कम ही नंबर आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है देन प्रोटॉन, तो obvious बात है डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जिस रीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, डिके करते हैं। कौन सा डिके करते हैं, बीटा नेगेटिव। बात समझ आ रही, समझना इधर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूट्रॉन को डिके करके इस वाले रीजन मतलब घटा के इधर आते हैं और ये बढ़ा के ऊपर जाते हैं। बात समझ आ रही है, घटा के नीचे मतलब बीटा नेगेटिव डिके, बढ़ा के ऊपर मतलब बीटा प्लस डिके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, और यहाँ पे प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेटा हमने क्या लिखा है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जाएगा तो इसके साथ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बीटा नेगेटिव, उसके साथ एक आपका एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल निकल के जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे मेरे पास बीटा प्लस डी होगा और इसके साथ न्यूट्रॉन पार्टिकल इसके साथ निकल जाएगा। तो आईओ की चीज आपको समझ आईओ की सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, प्रोटॉन जाएगा ऊपर तो बीटा प्लस डिके और न्यूट्रॉन नीचे आएगा तो बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का मकसद एक ही है, इस स्टेबल रीजन को क्या करना, अप्रोच करना। बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं, इसमें न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा है तो ये क्या करना चाहता है, न्यूट्रॉन को कम करना चाहता है, तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में, क्योंकि प्रोटॉन कम है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन कम होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे इस रीजन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाएगा तो बीटा प्लस डिके होगा। ठीक है, बढ़ रहा है ऊपर तो बीटा प्लस डिके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में घट रहा है बोले तो बीटा नेगेटिव डिके। याद करने का जस्ट आपको तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे टाइप के जो न्यूक्लियस अपने को देखने को मिले वो ऐसे थे कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा थे। ठीक है, तो
ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो अल्फा डीके करते हैं। बात समझ आ रही है? अल्फा डीके हैवी पार्टिकल दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, तो उसको जो है अपन देखेंगे अलग से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे डीके जो है अपन 3 टाइप्स का पढ़ने वाले हैं, एक बीटा नेगेटिव डीके, एक बीटा प्लस डीके, और तीसरे टाइप के अपन पढ़ेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके ऐसे न्यूक्लियस करते हैं जिनके पास दोनों का जो है मात्रा ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का भी और प्रोटॉन का। क्लियर? तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, बीटा नेगेटिव मतलब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में। बीटा प्लस मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। क्लियर है? ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मास डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बेटा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उस पूरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। याद रखना बेटा। ठीक है, ये कई बार वर्ड यूज करता है। तो हमने सोचा कि ऐसा करो, न्यूक्लियस का मास निकालो। ठीक है, न्यूक्लियस का सेपरेट मास निकाला और उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स बोले तो न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका सेपरेट मास कैलकुलेट करके उन दोनों को क्या किया? ऐड किया। तो ऐसा पाया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो हमने सेपरेट मास कैलकुलेट किया है ना, उन दोनों का जो एडिशन किया तो वो ग्रेटर देन आ रहा था एक सेपरेट न्यूक्लियस, मतलब एक्चुअल जो मास था न्यूक्लियस का उससे क्या आ रहा था? ग्रेटर आ रहा था। तो ऐसा पाया गया भाई, ऐसा देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, एक्चुअल में न्यूक्लियस जो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एक्चुअल जो न्यूक्लियस का मास है इसके इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई साहब? मास ही गया तो गया कहाँ? बात समझ आ रही है? जो मास की कमी हो रही है, गया तो गया कहाँ? तो भाई जो मास है ये कहीं नहीं जाता, जिसको अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं, ये न्यूक्लियस को बनाने में चला गया भाई। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, जिसको अपन आगे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? रिलीज होता है, फिर ऐसे बोल सकते हो जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। ठीक है, उसके फॉर्म में जो है चला जाता है, जिसको अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं बेटा। क्लियर? इस मास डिफेक्ट का जो फार्मूला आता है दैट इज ZMP। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z, बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? माइनस मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस। क्लियर? मेरे पास ये क्या है? मास डिफेक्ट का फार्मूला निकल के आता है। अगर मैं दोनों साइड c का स्क्वायर का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी बेटा। बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस। क्लियर? जो न्यूक्लियस को क्या करती है? बांध के रखती है। तो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी दैट इज डेल्टा m इनटू c का स्क्वायर। ये किसमें होगा? AMU में होगा। और 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी दैट इज डेल्टा m मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार जो इसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं गाइस। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला वाले भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो किसी भी न्यूक्लियस को अगर आपको देखना है कि वो ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से आप पता नहीं लगाओगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उससे अपने को पता चलेगा कि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। बात समझ आ रही है? क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको चेक करना पड़ता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दी जाती है, पूछा जाता है कि बताइए कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस न्यूक्लियस से जो भी बाइंडिंग एनर्जी दी है उसमें भाग लगा देना। अब चेक करना है कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, जिससे अपने को पता लग पाएगा कि वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? इसका कर्व जो कुछ ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है इस वाले रीजन में लाइट न्यूक्लियॉन्स होते हैं और इस वाले रीजन पे क्या होते हैं? हैवी न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, लाइट बोले तो जैसे आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, छोटे छोटे जो है न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे होंगे, और इसके बाद हैवी न्यूक्लियॉन जैसे आपका यूरेनियम, थोरियम वगैरह जो है यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने एक लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है बेटा। यहाँ पे 3 रीजन बनाया है, ऐसे देखो ध्यान से, एक मेरे पास ये रीजन, एक ये रीजन और एक बीचों बीच मैंने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये जो पीक है ना, ये पीक जो बता रही है, ये बता रही है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो सबसे ज्यादा होती है किसकी होती है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आयरन मेंशन किया है। आयरन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है? 56। क्लियर? और इसकी बाइंडिंग एनर्जी समथिंग जो आती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन के समथिंग आती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, तो हर एक न्यूक्लियस जो है किसकी तरह बनना चाहेगा? आयरन की तरह, निकेल की तरह, कोबाल्ट की तरह, है ना? तो ये वाला रीजन भी अनस्टेबल में आता है, ये वाला रीजन भी अनस्टेबल में आता है ना? तो ये क्या करेंगे? जो हैवी न्यूक्लियाई है वो टूटना चाहेंगे छोटे में, क्योंकि बेटा ये वाला रीजन हैवी न्यूक्लियस का है, तो ये टूटेंगे तभी तो आएंगे ना आयरन वाले रीजन में। ठीक है, तो ये टूटेंगे, टूटेंगे मतलब इनका फिजन होगा,
आया समझ में। और ये मेरे पास लाइट, यहाँ पे जो है लाइट बोले तो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, तो इनको क्या करना है, इस वाले रीजन में अगर पहुंचना है तो इनको जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना मतलब इनको फ्यूज होना पड़ेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, जो छोटे लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो जुड़ के फ्यूज करके कहाँ पे आते हैं, इस वाले रीजन में आते हैं, स्टेबल रीजन में आते हैं, ठीक है। और जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो ब्रेक करके प्लेट को छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ के किसमें आते हैं, स्टेबल रीजन में आते हैं गाइस, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे इस तरह से दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, एक आपके पास फ्यूजन और एक आपके पास फिजन गाइस, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आपके पास क्या होगा, फिजन होगा, ठीक है, और इस वाले रीजन बेटा क्या होगा, आपके पास फ्यूजन होगा, याद रखना। और ध्यान से देखो बेटा, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, दोनों के दोनों अपने क्या बढ़ाना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। स्टेबिलिटी की ओर जाना है तो उनको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फिजन करके अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं और ये फ्यूज करके अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं। तो दोनों ही केस में आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, दोनों ही केस में आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी तभी तो कोई न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह अल्फाबेट वगैरह बना देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ से लाइट न्यूक्लियस जुड़ के इधर वाले रीजन में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट बना देंगे, जैसे एक्स वाई बना दिया, एक्स वाई बना दिया और यहाँ पे कुछ जेड बना दिया, तो बोलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई मिलकर जेड बना रहे हैं, इस वाले रीजन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब सही है, समझ रहे हैं कि। और यहाँ पे कुछ ऐसे जो है बहुत सारे रिएक्शन बना के आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर, कई बार जो है ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है, और चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। आयरन, निकल, कोबाल्ट है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक होगा तो आप उसको टिक करके चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर फ्यूजन की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे टू न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या करते हैं, जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ में कुछ एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पे क्यू लिखा है। फिजन में भी क्या होता है, इसमें हैवी न्यूक्लियाई छोटे छोटे एलिमेंट से छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ के कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, जिसको अपन क्यू वैल्यू के नाम से यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो आई होप की चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अल्फा डीके करते हैं, मैंने आपको पिछले स्टेबिलिटी कर में आपको बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे इन बोथ केसेस का मतलब है चाहे वो फ्यूजन हो चाहे वो फिजन हो, आया समझ में, आपको बताया है चाहे फ्यूजन प्रोसेस और फिजन प्रोसेस दोनों के दोनों किस में जा रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केस आपको याद रखना है, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, दोनों ही में केसेस में आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कोई अलग चीज नहीं है, ये आपके पास एनर्जी ही है, ठीक है। अब इसको निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं, कभी कभी रिएक्शन में आपको मास दिया जाएगा, ठीक है। तो मास पहले किसका लेना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक बात हमेशा याद रखना, रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब जो है मास रिएक्टेंट का ज्यादा होगा देन प्रोडक्ट, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो अब मास केस में अगर बात करोगे तो मास पहले किसका लेना है, रिएक्टेंट का माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, बात समझ, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, सी जो है ब्रैकेट के बाहर है, स्पेस ना होने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो क्यू वैल्यू इन केस ऑफ मास, समझ रहे हैं, अगर आपको मास दे रखा है तो कैलकुलेट टोटल मास रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, क्लियर। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी बेटा। क्यू वैल्यू के लिए यहाँ पे सेकंड फार्मूला जो है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन में आपको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मास की जगह, तो उस केस में क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अपन लिखेंगे, ठीक है। अब सर ये फार्मूला आपने उल्टा क्यों लिख दिया बेटा, इसलिए क्योंकि होता क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट होती है ना वो कम होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है ना कि घटाने के लिए, बात समझ आ रही है। तो ज्यादा में से हमने कम को माइनस किया है, ऐसे मास यहाँ पे रिएक्टेंट का ज्यादा होगा और मास ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, तो ज्यादा में से कम को हमने माइनस किया, तो आपको यही कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पता है वो क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देगा, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ही है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में जो भी आपको न्यूक्लियन दे रखे हैं तो न्यूक्लियंस की क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी मल्टीप्लाई कर देना तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। वैसे आपको रिएक्टेंट के लिए करना, उसको माइनस करना, तब जाके आपका आंसर आएगा गाइस। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, यहाँ से भी क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने मास की रिएक्शन ले रखी है, मास ऑफ Ma प्लस मास ऑफ Mb, ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ Mc प्लस मास ऑफ Md, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनका मास ज्यादा होगा तभी जो है इसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, याद रखना,
प्लस यहाँ पे जो है आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू सी का स्क्वायर। क्लियर है। वहीं पे मान लो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में जो है आपको कुछ न्यूक्लियस दे रखे हैं, ठीक है। x प्लस वाई जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, z में, और कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी आप किसकी लिखते हो, पहले प्रोडक्ट की, आया समझ, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y। एक्चुअली इन दोनों की प्लस होगी, जब यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लेना है, हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हो, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियन से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x, ठीक है, पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस x को जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तब जाके बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x y जो भी जैसा आपको दे रखा है उसी को अकॉर्डिंग आपको करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस अल्फा डीके की। अल्फा डीके कौन से न्यूक्लियस से होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ फिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर इसका अल्फा डीके होगा तो यहाँ पे 2 जो है एटॉमिक नंबर में कमी आएगी और 4 जो है आपका एटॉमिक मास में कमी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास अल्फा डीके की क्या है, प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो हमेशा याद रखना, कोई रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और पूछा जाएगा बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। वो बताएगा कि अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे दिए जाए, कोई रिएक्शन बना के दिए जाएगी, बताया जाएगा यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है। तो आपको चेक कैसे करना है, जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट है, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको देखना है उसमें ए से कितने में कमी हो गई होगी, 4 में, और जेड कितना कम हो गया होगा, 2 से, ठीक है। तो आपको देखना है और आपको आंसर दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन गाइस पूछ लिए जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल a-4 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई q, समझ रहे, q क्या है आपका, q वैल्यू है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको q वैल्यू देगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछेगा, कभी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे देगा, q वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, जो भी आपको दे रखा है जस्ट उसको पुट करना है, ऊपर उसमें से 4 माइनस कर देना है, ठीक है। जो भी आपको दे रखा है डाटा पुट करना है और एक वैल्यू आपको निकाल लेना है गाइस, ठीक। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप गाइस सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। तो लगभग हमने यहाँ पे सारी चीजें खत्म की हैं। तो आई होप गाइस आपको जो है चीजें समझ आई होंगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके गाइस, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।